मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस में। आज के वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले 3 तक डिस्कशन कर चुके हैं और हम आज क्वेश्चन नंबर 377 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा आप, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो पाए। तो ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनना है, दिल में थोड़ी सी हेल्पिंग नेचर लाइए और थोड़ी शेयर वीडियो को कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। ध्यान रखना है, जो सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो सहसंयोजक यौगिक किसको कहते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और इसमें के गुण, इसके गुण क्या होते हैं? इसके जो होते हैं निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसके जो गुण होते हैं, इसका गलनांक भी निम्न होता है और क्वथनांक भी निम्न ही होता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक, यदि आपको ये दो में से एक पॉइंट याद होगा तो फिर आपसे यहीं पे बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो ये तो नहीं होता है, ये तो गलत है। उच्च इसका गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है और हमें जो गलत था वही खोजना था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये बी ही हो जाएगा। लेकिन ये आप तीनों जो बाकी ऑप्शन है ये पढ़ना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, दुर्बल चालक होता है, जो कि सही बात है। और जल में जो होता है वो विलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये एक ध्रुवीय होते हैं और दूसरा जो होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय उसको बोलते हैं जो कि दो अलग अलग जो होता है आपका, दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बने। तो जैसे HCl हो गया, ये दो अलग अलग धातु, हाइड्रोजन भी क्या है, धातु है, और Cl भी क्या है, धातु है। तो दो अलग अलग धातु से मिलकर बना होता है, तो उसको हम जो है ध्रुवीय कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। जबकि यदि एक समान है ना, दोनों जो है एक ही दो समान धातु से, जैसे कि N2 हो गया, ये दो समान नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, समान ही वो धातु से मिलकर बना हुआ है, तब ये अध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं। और वीडियो को यदि आप जिस इरादा से देखना शुरू किए हैं उसी इरादा से देखना शुरू रखिए और पूरा तक देखिए। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक का मतलब है कि उसका संयोजकता 3 होना चाहिए। ठीक है, ये बताना है। तो बोरोन, इंडियम और एल्युमिनियम, इन सभी का संयोजकता क्या होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब बताइएगा आपको ये कैसे पता चला, कैसे हो गया? क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो होता है आपका जो थर्ड है, यदि हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के हिसाब से बोले तो ये 3A ग्रुप का है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से वर्ग 13 का ये सदस्य है। और वर्ग 13 में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 ही होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें। और ये सब अब जो है आप वर्ग 13 का आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुतों को याद होता है, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका ट्रिक आपको हम बता देते हैं। पहली बात आप ट्रिक याद रखेंगे, बाल, ठीक है, बाल मतलब समझे ना, बाल गंगाधर, गंगाधर का मतलब जिए, गंगाधर। ठीक है, BA का मतलब क्या हो गया आपका, बेरियम हो गया। AL का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है यहाँ तक बातें। और साथ ही जो है ये बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो इस तरह का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ये सभी क्या है, वर्ग 13 के हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिथियम नाइट्राइट का सूत्र होता है। तो लिथियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका Li3n होता है। क्या होता है, Li3n होता है। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब बोलिएगा कैसे पता चला? तो लिथियम, इसका सूत्र बनाने के लिए आपको आना चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तो भी हो सकता है, नहीं तो आपको सूत्र बनाने के लिए आना चाहिए। लिथियम बोले तो Li लिख लिए, और नाइट्राइड बोला तो नाइट्राइड N लिख लिए। लिथियम की संयोजकता इसके नीचे 1 होता है और नाइट्राइड का इसका 3 होता है। दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दिए और इस तरह से ये क्या हो गया, Li3n। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी आ जाता है निकल कर सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो कि आयनों से मिलकर बने होते हैं ना, धन और ऋण आयन से जो मिलकर बने होते हैं उसी को आयनिक यौगिक कहते हैं। और जब धन और ऋण मिलेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा। ठीक है ना, तो वही करें, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद क्या होता है, वो एक बंधन में बंध जाते हैं। तो उस बंधन को कौन सा बल द्वारा जुड़ा होता है, तो वो विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट आपके लिए क्या है क्वेश्चन कि पीच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो आपको पता है पीच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम को जो है पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। अब यूरेनियम के बारे में ध्यान से समझ लीजिए कुछ चीज़ें, या रिवाइज कर लीजिए यदि आपको आता है तो। इसकी यूरेनियम का यू होता है संख्या, और परमाणु संख्या इसका 92 होता है। इसकी जो द्रव्यमान होता है वो 335 होता है, और एक 338 भी होता 238 भी होता है। लेकिन जो उपयोग किया जाता है जब बड़े पैमाने पर यूरेनियम का, वो 235 का किया जाता है, इसका नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 235 का किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो ये आपको पता ही है कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है वहाँ। और नाभिकीय विखंडन में जो आपका परमाणु बम बनाया जाता है वो भी जो है आपका यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और ये नाभिकीय विखंडन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये अनियंत्रित जो श्रृंखला वाली अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला वाली अभिक्रिया। और परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो प्रथम परमाणु बम का आविष्कार ये 1945 में किया गया था। किसके द्वारा, तो ये रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बातें समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है कि वो जो होता है उससे ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिव जो वे होता है, किरण होता है, वो निकलते रहता है। उसमें से कौन सी निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं। आगे हम बात करेंगे, सारा एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन का क्या होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो आपको पता है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, उसके अंदर एक और गोला होता है जिसके अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको जो है नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये एक बल के द्वारा बंधे होते हैं। और इस बल को ही का नाम क्या है बताना है, तो उस बल को क्या कहते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर है तो उसको नाभिकीय बल कहा जाता है। और नाभिक की जो खोज किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। बाकी आपको पता है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन से हैं आपके, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और साथ में आपको हम याद करने के लिए ट्रिक बताए थे, GTC पेन। यानी कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। खैर बढ़ते हैं आगे इसी तरह से। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 383 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है प्लूटोनियम, ये तो है। टाइटेनियम, जी टाइटेनियम नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम नहीं होगा। थोरियम और यूरेनियम ये सभी जो है बाकी रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं होगा, तो टाइटेनियम नहीं होगा। और रेडियो एक्टिव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं, इसके बारे में बता ही दिए कि ये क्या होता है, जिससे कि अल्फा बीटा किरणें निकलती रहती है। और इस क्रिया को जो है हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया गया था ये हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। और जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम है, पोलोनियम है, इसकी खोज जो है आपका मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। जिसके कारण जो है पियरी क्यूरी जो थे इनके पति थे, और ये मैडम क्यूरी जो थी ये इनके वाइफ थी। और इनको जो है इसी की खोज के लिए 1903 ईस्वी में जो है नोबल पुरस्कार दिया गया था। और इस तरह से मैडम क्यूरी नोबल विजेता, प्रथम जो है महिला नोबल विजेता बन गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ
रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया। लेकिन कृत्रिम यदि आपसे पूछ ले कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो ये आपके थे इरेन क्यूरी के द्वारा किया गया था, जो कि मैरी क्यूरी की कौन थी, बेटी थी। देखिए माँ ने भी खोज किया, माँ बाप तो खोज करवे किए, बेटियों खोज कर लिया। बेटी के साथ साथ देखिए इसकी जो हस्बैंड थे, ठीक है, जोलियट, तो उन्होंने भी साथ में मिलके खोजा था। तो इस तरह से जो है माँ इसकी जो इरेन क्यूरी की जो माँ थी और उसके हस्बैंड दोनों ने किया, उसी की बेटी जो है जस्ट उसी तरह से काम करके दिखाई। कितनी बड़ी बात है ना। तो खैर बढ़ते हैं आगे, और आपको आगे बढ़ने से पहले साथ एक और बात बता दें, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सभी जो है ना, ख़त्म होते लास्ट में कहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो पीबी के ऊपर रुक जाते हैं। अब बताइए पीबी का मतलब क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए पीबी का नाम क्या है और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। ठीक है, मिल गया आपको होमवर्क। हेनरी बेक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है, तो हेनरी बेक्यूरेल जो है आपको तो बताया ही है, ये रेडियोधर्मिता से संबंधित। कैसे रेडियोधर्मिता से, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो दोबारा क्या रिपीट करना, एक ही वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में रिपीट करेंगे। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है, वेदन क्षमता अवरोही क्रम है। ठीक है, तो अवरोही क्रम इसमें कौन है यही आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, अवरोही क्रम के ध्यान रखना है। तो भेदन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरण की होती है, और उसके बाद बीटा किरण की होती है, और सबसे कम अल्फा किरण की होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि आपको घटते क्रम में बताना है। तो यानी कि घटते क्रम में क्या हो गया, सबसे पहले जो अधिक होगा वो, फिर वो, तो सबसे अधिक ये हमारा जो है ये उसी क्रम में भी है भी। तो इस तरह का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि यदि वो क्रम अवरोही आरोही दे दिया है तो उसके हिसाब से फिर आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही जो है हम ये भी बता दें कि जो अल्फा कण होता है ये पॉजिटिव कण होता है, बीटा कण जो होता है नेगेटिव होता है, और जो गामा किरण होता है ये आपका उदासीन होता है। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव प्लेट के तरफ जाते हैं, और जो आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव के तरफ भागता है। और भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ तो भेदन क्षमता के बारे में हम बताए है ना, किसके बारे में बताए, भेदन क्षमता के बारे में बताए, लेकिन कुछ अलग भी होता है। अलग क्या होता है, जैसे आपसे बोल देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए, उसके बारे में बताइए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो होता है आपका वो अल्फा बीटा गामा इस तरह का जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट पर जो है सबसे अधिक इफेक्ट किसका होता है, अल्फा का होता है, फिर उसके बाद बीटा का होता है, फिर गामा का होता है। उसी तरह से यदि आपका जो है आयनन विभव के बारे में पूछ लेता है कि आयनन विभव के बारे में बताइए, तो भी सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, अल्फा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर गामा का होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 86 है, जो कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड, जिसको कैडमियम की रोड कहते हैं, का क्या काम करती है। तो कैडमियम की रोड जो है इसका काम बताना है कि आखिर इसका क्या काम है। तो आपको पता होगा कि इसका जो काम होता है कैडमियम की रोड का, ये जो आपका चेन रिएक्शन होता है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित। बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात क्या क्या है परमाणु रिएक्टर का, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर जो है वो कहाँ है, तारापुर में है। कहाँ है, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो है आप ये परमाणु रिएक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है आपका एनरिको फर्मी के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था। और इसमें जो आपका कैडमियम की रोड की प्रयोग करते हैं, कैडमियम के साथ साथ आप बोरोन का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो किया जाता है ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की जो गति होता है ना उसकी गति को कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है। यहाँ तो बात आ गया कि हाँ चलिए जो है नियंत्रण के लिए जो है क्या किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम का।
कई बार आपसे जो है क्वेश्चन जो है परमाणु रिएक्टर से पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में ना जो है आपका जो मंदक होता है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग है, मंदक यानी कि मॉड्यूलेटर है ना, मॉड्यूलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे उसमें जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का। अधिक भारी जल नहीं है तो ग्रेफाइट ऑप्शन में होगा। भारी जल का फार्मूला DTO होता है, ट्यूटरियम ऑक्साइड। ये ग्रेफाइट और ये भारी जल का, लेकिन सबसे अच्छा मंदक जो है इन दोनों में से आपका भारी जल को माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मंदक से भी आपको एक दिमाग में आ गया मेरे शीतलक, क्या आ गया, शीतलक। तो शीतलक भी जो है के बारे में पूछा जाता है कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग जाता है। तो उसमें जो है सोडियम और जो पोटेशियम होता है उसके द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे अच्छा शीतलक वही होता है जो कि क्या करता है, जो न्यूट्रॉन की जो अवशोषण होता है उसकी दर को कम करता है। जो कम, जितना कम आपका क्या होगा न्यूट्रॉन का अवशोषक होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा शीतलक माना जाता है। यानी कि मंदक और शीतलक एक दूसरे का उल्टा प्रवृत्ति का है, उल्टा गुण का है। बस समझे ना, नालायक बच्चा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, मैच नहीं खाता है। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसके बारे में तो ऊपर भी डिस्कशन कर ही चुके हैं। ये कौन करता है, कैडमियम करता है। कौन करता है, कैडमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है कि H2O2 + Cl2 और यह भी क्रिया करके ये बना दिया। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में काम करता है, कार्य करता है। तो H2O2 किसके रूप में यहाँ काम कर रहा है, तो ये जो है एक अपचायक के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक अपचायक का काम कर रहा है। और आपको जो है H2O2 जो है इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। H2O2 के बारे में ध्यान रखिए कि ये ऐसे, ठीक है, ऐसे यौगिक हैं जो क्या करता है कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का काम कर लेता है। ठीक है, क्या बोले, H2O2 जो है ये ऑक्सीकारक का भी काम कर लेता है और अवकारक का भी काम कर लेता है। इसी के तरह और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ओजोन हो गया ये भी उसी तरह से काम करता है, और HNO जो है आपका 2 हो गया ये भी उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमने जो है ये हम केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे जो कि पार्ट नंबर 4 था। इसके पहले आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाएँ। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाएं और हमारी सपोर्ट करने के लिए अच्छा से वीडियो को शेयर कर दें ताकि जल्द से जल्द हम अपने लक्ष्य को पा पाएँ। और हम जिस तरह से अभी जो है आपको स्क्रीन पे इस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से फेस पे आके बता पाएँ। तो आप लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है आप लोग कैसा करते हैं। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।